Hi, welcome back to my YouTube channel. In today's video, I am going to start with production possibility curve. Now you all are thinking, what is production possibility curve? अचानक से आज मैम क्या पढ़ाने जा रहे हैं? Nothing, is just related to the central problem of any economy. In my previous video, I taught you central problem of an economy. And those problem was what to produce, how to produce, and for whom to produce. These all sort of problem was related to only the use of our limited resources to the unlimited want of the society, where an economy has to make a choice. Because हम सबको पता है कि इकोनॉमी के पास, हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पर डिमांड कैसी है? अनलिमिटेड, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बहुत हाई है, तो डिमांड अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. तो यहाँ गवर्नमेंट को, इकोनॉमी को, दे हैव टू डिसाइड where they will put these resources for maximum benefit of the society. How these resources are utilized for maximum advantage and uses for the society, so that each and every section of the society will be satisfied. For this reason, here we are going to analyze how these resources can be efficiently used for the purpose of increasing production of any country, because बिना प्रोडक्शन के इनकम जनरेट नहीं होगी, और इनकम जनरेट होगी तो वही प्रोडक्शन करने वाले यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट होगी, और जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलेगी तो वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, और फिर उससे और इनकम इकोनॉमी में जनरेट होती है. फॉर दिस रीजन हमें प्रोडक्शन की ऑल पॉसिबिलिटीज देखना बहुत ज़रूरी है, जो हम अपने मिनिमम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कर सकते हैं और मैक्सिमम एडवांटेज टू द कंट्री दे सकते हैं. राइट, सो हेयर विल बिगिन विथ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. राइट, सो वी स्टार्ट विथ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात समझा दूं. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ये सब एक ही चीज है. यानी प्रोडक्शन के पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हम बनाते हैं, जिसकी वजह से एक कर्व फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, कर्व है सी का मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. तो यहाँ जो बाउंड्री की बात हो रही है, वो बाउंड्री है क्या? एक्चुअली ये बाउंड्री है. ये बाउंड्री जो हमने बनाई है, जिसको हम बोलते हैं पीपीसी या पीपीएफ. क्या बोलते हैं? पीपीसी या पीपीएफ. इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन के वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से बनाए हैं और मैक्सिमम प्रोडक्शन की तैयारी कर रहे हैं. यानी लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह से एफिशिएंटली हमने यूज किया कि प्रोडक्शन का मैक्सिमम एडवांटेज हम अपनी सोसाइटी को दे सकें, इकोनॉमी को दे सकें, और इनकम को हाई फॉर्म में जनरेट कर सकें. तो वो सारे कॉम्बिनेशन हमें बनाने होते हैं. तो अब हम इकोनॉमी की बात करें तो इतनी वास्ट इकोनॉमी है, इतने सारे गुड्स हैं, इतनी सारी सर्विसेज हैं. हम सबको अगर लेकर के यहाँ एनालाइज करें तो हमारी थ्योरी के लिए स्पेस कम पड़ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ज्यादा है और स्पेस हमारे पास लिमिटेड है. वही बात आ गई ना, लिमिटेड रिसोर्सेज. तो हम यहाँ पे कुछ अजम्पशंस ले लें, तब हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे, इस पॉइंट को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे कैसे होता है. तो अब अजम्पशन क्या? अजम्पशन होते क्या? एक्चुअली अजम्पशन होते हैं, हम अपने प्रोग्राम को, हम अपनी थ्योरी को, हम अपने थॉट्स को एक बाउंड्री दे रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट के हमेशा कोई ना कोई असम्पशन होते हैं. कहीं ना कहीं हम बांध के ही उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. यूं ओपनली करेंगे तो फेल हो जाता है, क्योंकि सिचुएशन बहुत वेरी करती हैं इकोनॉमी टू इकोनॉमी, पर पर्सन. राइट, तो इंडिविजुअल और एज अ होल सब बदल जाता है. तो उसको ध्यान में रखके हमने कुछ असम्पशन सेट किए हैं फॉर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. तो वो असम्पशन क्या है, उसको ध्यान से सुनना और समझना भी. पहला असम्पशन, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड. फिक्स्ड का मतलब लिमिटेड. क्या मतलब हुआ इसका? रिसोर्सेज आर फिक्स्ड. अब मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल के साथ चलूंगी आपके साथ. मैंने कहा हमारी इकोनॉमी में 10 करोड़ इनकम है, बस. रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, 10 करोड़ इनकम इज फिक्स्ड. कैन बी ट्रांसफर्ड. ये इनकम ऐसी है जिसको हम कहीं भी
यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह की गुड में यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह के गुड्स के प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, इसलिए ट्रांसफरेबल है, हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अदर थिंग्स। फिर ओनली सेकेंड अजम्पशन, पहला अजम्पशन समझ में आएगी, रिसोर्सेज लिमिटेड है और ट्रांसफर किए जा सकते हैं, एक्सचेंज किए जा सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्शन में। फिर ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, ये हमारा सबसे बड़ा अजम्पशन है कि हम सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं, ओनली 2 गुड्स। तो इसमें हम अपने आप को फेवर करने के लिए 2 गुड्स ले लेते हैं। सपोज एक होगी हमारी कंज्यूमर गुड, जो क्या होते हैं हमारे डेली कंजम्पशन, दूसरी होगी हमारी कैपिटल गुड। कैपिटल गुड का मतलब मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस वॉर वेपन्स, ये सारी चीजें जिसके थ्रू हम अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करते हैं और प्रोडक्शन को और हाई ग्रोथ में ले जाते हैं। तो हम 2 तरह की गुड को ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, ध्यान रखो। अगर मैं कंज्यूमर गुड की बात करूं तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे व्हीट, राइट। और अगर मैं कैपिटल गुड की बात करूं जिससे इनकम जनरेट होती है, तो मैं यहाँ पे ले सकती हूँ लाइक वॉच, क्योंकि वॉच हमारी नेसेसिटी तो नहीं है ना, इट जस्ट कैपिटल, इसमें क्या टेक्नोलॉजी लग जाती है, इसके प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी लगती है, तो उसको हम कैपिटल गुड मान लेते हैं, राइट। तो ओनली 2 गुड्स हैं, ये बात पहले ध्यान रखनी है। तीसरा, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। फुली यूटिलाइज्ड, क्योंकि अगर एक भी रिसोर्स आपका फुली यूटिलाइज नहीं है, इसका मतलब ये है कि देयर इज अ स्कोप टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। और हम क्या बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन पूरी तरह से हो गया, राइट। तो प्रोडक्शन के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने बना लिए, हमने बाउंड्री खींच दी, और बाउंड्री खींचने का मतलब आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, ये हमारा लास्ट एज है। तो जब लास्ट में पहुंच ही गए हैं, इसका मतलब सारे रिसोर्सेज लग गए, अब हमें रिसोर्सेज चेंज नहीं करने हैं, राइट। सो हियर रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। फोर्थ, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। हर रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट नहीं होता। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी देखो, सारे दोस्त एक जैसे नहीं होते, कोई किसी चीज में एक्सपर्ट है, कोई किसी चीज में एक्सपर्ट है। मे बी यू आर एक्सपर्ट इन सिंगिंग, समवन इज एक्सपर्ट इन डांस, समवन इज एक्सपर्ट इन एक्टिंग। तो आप सबके एरियाज अलग अलग हैं, बट जब आप फ्यूचर में कहीं काम करोगे, आप अपनी अपनी फील्ड में एफिशिएंट होंगे। और यदि आपसे बोल दिया जाए कि आपको सिंगिंग पसंद है और आपसे कहा जाए आप डांस करो, कैन यू डांस? until unless you are not liking it, right? तो क्या प्रॉब्लम आई, जो जिस फील्ड में एफिशिएंट है वो वही करेगा। और अगर आपसे जबरदस्ती डांस करा दिया जाए तो कैसा होगा? वर्स्ट, आप कर नहीं पाओगे जिस लेवल का आपसे एक्सपेक्टेशन रखी जाए या आपको कहा जाए करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम आई, यानी आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट हैं आप वही कर सकते हो, उसके अलग आप नहीं जा सकते। जबरदस्ती अगर आपको ट्रांसफर कर दिया कहीं और तो आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। तो इस स्टेटमेंट को समझना, वापस मैं बोल रही हूँ, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। इसका मतलब ये है कि मैं व्हीट और वॉच 2 गुड प्रोड्यूस कर रही हूँ। मुझे पता है व्हीट एक मैनुअल वर्क मांगता है, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वॉच एक कैपिटल वर्क मांगता है, यानी टेक्नोलॉजी, स्किलनेस, एफिशिएंसी, मोर एफिशिएंसी से रिलेटेड है। तो अगर मैं एक वॉच प्रोड्यूस करने वाले टेक्निकली एफिशिएंट पर्सन से ये कह दूं कि आप जाके व्हीट का प्रोडक्शन करिए, इज इट पॉसिबल फॉर हिम टू प्रोड्यूस एज एफिशिएंट एज ही वाज प्रोड्यूसिंग फॉर वॉच, राइट? और अगर मैं यही फार्मर किसान से कह दूं कि नहीं तुम्हें वॉच बनानी है, व्हीट का प्रोडक्शन छोड़ दो, गेहूं मत प्रोड्यूस करो, तो क्या वो किसान वॉच बना पाएगा? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी किस में है? व्हीट के प्रोडक्शन में, वो उसी काम को अच्छे से कर सकता है। तो यह क्लैश हुआ, और क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो हमने रिसोर्सेज को यहाँ वहां चेंज किया। तो इससे क्या हो गया? एफिशिएंसी जैसे ही ट्रांसफर होती है यहां से वहां, एफिशिएंसी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है रिसोर्सेज की, राइट? तो इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। एंड द लास्ट पॉइंट, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड कांस्टेंट। ये हमारा सबसे बड़ा असम्पशन है, क्योंकि हमें पता है जैसी इकोनॉमी में नई टेक्नोलॉजी आई सब बदल जाएगा। हम आज चल रहे हैं कि 2 गुड्स हैं, ये हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुली यूटिलाइज, सब कुछ हो गया, लेकिन अचानक नई टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज। तो हमने यहाँ फिर बांध दी अपनी थ्योरी को, फिर से हमने एक लिमिटेशन दे दी, वो यही कि टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड कॉन्स्टेंट। मीन्स जब तक हम इस बात को मान रहे हैं कि हम पीपीसी में हैं तब तक कोई चेंज नहीं आएगा। टेक्नोलॉजी में है, टेक्नोलॉजी में जो है उसी के साथ यूज करना है, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, राइट? चेंज हो जाएगा। तो हियर दीज आर द मेन असम्पशंस। नाउ ऑन दीज असम्पशन वी गॉट आवर डेफिनेशन। पीपीसी की डेफिनेशन ध्यान से सुनना और समझना।
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीसी, बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, सब एक ही बात है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज अ ग्राफिकल, आ गया ग्राफिकल, राइट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन यानी कि ये किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स, हम इन दो गुड्स का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। हेयर गिवन रिसोर्सेज मीन्स फुली यूटिलाइज्ड एम्प्लॉयड रिसोर्सेज, सबका यूज हो गया, और टेक्नोलॉजी जो कांस्टेंट है, अजम्पशन में कहा गिवन है, अज्यूम कर रहे हैं, हम कोई चेंज नहीं कर सकते, उनके साथ हमने क्या बनाया, ऐसे कॉम्बिनेशन सेट किए हैं जिसकी वजह से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड्री बनी है, जो ये शो कर रही है कि एनी पॉइंट ऑन दिस पीपीसी इफ वी आर प्रोड्यूसिंग ऑल आर इक्वली गिविंग अस अ पोटेंशियल, मीन्स ये सारे कॉम्बिनेशन को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये कहता है कि मेरा पीपीसी हमें पूरा कवर दे रहा है, बाउंड्री दे रहा है, एंड शोइंग अस पोटेंशियल लेवल, यानी कि ये पीपीसी मुझे ये दिखा रहा है कि मेरी इकोनॉमी की ये पोटेंशियल है। ये बाउंड्री जो है ना, जैसे मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के अंदर ही मेरी दुनिया है, इंडिया से बाहर निकलती बाउंड्री बदल गई, फिर उसके लिए बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, हमें पासपोर्ट की जरूरत है, वीजा की जरूरत है, तब हम बाहर निकल सकते हैं, यानी कुछ चेंज हुआ ना। पर यहाँ चेंज नहीं मांग रहे हैं, यहाँ पे हमने कह दिया कांस्टेंट, रिसोर्सेज गिवन, टेक्नोलॉजी गिवन, अंडरस्टूड। सो ऑन दिस ग्राउंड all possible combination of two goods which are produced with given resources is here, which is making a boundary called production possible curve. It is the potential and the capacity of the country to produce to this level. इसके अंदर भी प्रोड्यूस कर सकती है और इसके बाहर भी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसके बाहर नहीं जाएगी, इसी बाउंड्री पे करेगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कर्व बनाया कैसे मैम ने, तो अभी मैं समझाती हूँ कर्व बना कैसे। सबसे पहले आप ये डेफिनेशन लिखो और अजम्पशन लिखो, फिर मैं बताती हूँ कि कर्व बना कैसे। Okay, so you have written those assumption and explanation. Now I am going to explain you how to draw PPC curve with the help of this schedule first. पहले मुझे आपको ये समझाना है कि किस तरह से हम अपने गिवन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। अब वो दो गुड्स हमने क्या अज्यूम करी थी अपने प्रीवियस स्टेप में, व्हीट एंड वॉच। व्हीट को हमने एक्स अज्यूम करा, गुड एक्स, वॉच को हमने अज्यूम करा, गुड वाई। And here are all possible combination which are made using those given resources and technology. क्या given है, क्या assumption है, resources are given, technology is given. तो उन दो चीजों का यूज करके ही हम ये कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। अब कैसे बनाए कॉम्बिनेशन, अगर मैं अपने सारा रिसोर्स, सारी टेक्नोलॉजी वॉच के प्रोडक्शन में लगा दूं तो बहुत अंडरस्टूड है कि व्हीट का प्रोडक्शन हो गया 0, राइट हियर। So 15 and 0 is my first combination and a combination has been settled here. तो सबसे पहला डॉट मैं साथ साथ बनाती जा रही हूँ जिससे आपको समझ में आए कि पीपीसी ऐसा बना क्यों। तो ये मेरा 0 प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स है एंड दिस इज गुड वाई, ठीक है। ये क्या है, व्हीट, ये है वॉच। तो 0 and 15 ये आ गया मेरा कॉम्बिनेशन ए, राइट। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, अब मुझे जरूरत पड़ी कि नहीं व्हीट का प्रोडक्शन में करना है क्योंकि इकोनॉमी में सबके लिए प्रोडक्शन करना है। एज अ इकोनॉमिस्ट हमें ये सोचना पड़ता है कि इस रिसोर्सेज से ही, रिसोर्सेज पूरे यहाँ यूज हुए, अब इन्हीं रिसोर्सेज से मुझे व्हीट का प्रोडक्शन भी करना है, सिर्फ वॉच के प्रोडक्शन से कंट्री नहीं चल सकती। तो अब मुझे व्हीट का प्रोडक्शन करना है, वॉच में रिसोर्स पूरा लगा हुआ है, तो यानी मुझे वॉच से रिसोर्स निकाल करके व्हीट में लगाना होगा। बहुत अंडरस्टूड है क्योंकि रिसोर्सेज गिवन है, लिमिटेड है, मैं नया रिसोर्स नहीं ला सकती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ का प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करके यहाँ की प्रोडक्शन को गेन करना पड़ेगा। और ये मैंने नया कॉम्बिनेशन बना दिया विच इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन बी, यानी एक यूनिट इसकी बढ़ी और इसकी एक यूनिट कम हो गई। अब इसको हम सेट करते हैं 1 and 14 पर, ये रहा 1 और ये रहा 14, ये हमने डॉट को मैच कर दिया, ये बन गया बी कॉम्बिनेशन, राइट है। अब हम चलते हैं
क्योंकि जरूरत हमारी कंट्री में वीट प्रोडक्शन की ज्यादा है, लोगों की डिमांड खाने की ज्यादा, वॉच पहनने की कम है। वॉच इज अ कैपिटल गुड, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर डेली कंजम्पशन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मुझे वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है। अगेन रिसोर्सेज आर सेम, तो मैं क्या कर रही हूँ, फिर से रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ यहां से निकाल के यहां। तो जैसे ही मैंने ट्रांसफॉर्म किया, मेरा प्रोडक्शन ऑफ वॉच डिक्रीज हुआ, करेक्ट, और इसका प्रोडक्शन बढ़ा। पर एक चीज नोटिस करी, अब प्रोडक्शन जो डिक्रीज हुआ वो ज्यादा हुआ और ये जो बढ़ा वो कम बढ़ा। क्या रीजन है इसके पीछे? मैंने कहा था ना अजम्पशन में, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। तो हेयर इज माय पॉइंट कि ये जो रिसोर्स वॉच का प्रोडक्शन कर रहा है वो टेक्निकली एफिशिएंट है। उससे मैं कहूं कि तुम एग्रीकल्चर फार्मिंग करो, इज इट पॉसिबल फॉर हिम टू प्रोड्यूस वीट? तो उसकी क्या हो गई, प्रोडक्टिविटी जो यहाँ पे अच्छी थी वो यहाँ आके डाउन हो गई, इसलिए वो एडिशनल कितने का कर पाया, 1 यूनिट का, और सेक्रीफाइस कितना करना पड़ा, 2 यूनिट। यही प्रोसेस मैंने आगे भी अप्लाई करती गई, क्योंकि इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब प्रोडक्शन वीट का बढ़ाना है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में वीट की डिमांड बढ़ रही है, तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वॉच का प्रोडक्शन हम सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं, पर हर बार प्रोडक्शन ऑफ वीट की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए वॉच की सेक्रीफाइस यूनिट बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, इसका रिसोर्स इसमें काम नहीं कर पा रहा, इसी कारण बार बार गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्म करती जा रही है। इसलिए इस कर्व का नाम क्या पड़ा, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अब समझ में आया क्यों इसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, राइट। तो यहां मैंने सारे कॉम्बिनेशंस बना लिए, 12 से 9, 9 से 5, 5 से 0, यानी लास्ट मेरे को मिल गया कि अगर मैं लास्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाऊं कंट्री के लिए तो पूरी 5 यूनिट किसकी प्रोड्यूस होंगी, वीट की, और 9 यूनिट ऑफ वॉच। तब जाकर का क्या करा मैंने, यहाँ का सारा रिसोर्स निकाल के यहाँ लगा दिया, तब भी कितना बढ़ा पाए, 5, जबकि यहाँ पे सारा रिसोर्स यहाँ था तब 15 थी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ का रिसोर्स आपने यहाँ पे लगाया, इसकी एफिशिएंसी को आपने यहाँ यूज किया जो इक्वल नहीं हो सकती, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन रेट गिरती जा रही है, डाउन होती जा रही है। अब ये कैसे गिर रही है मैं भी समझाती हूँ। बिफोर इट विल ड्रॉ द कर्व विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। सी पे बनता है हमारा 2 and 12 का कॉम्बिनेशन, 2 इज हेयर एंड 12 इज हेयर, पॉइंट सी। नेक्स्ट चलते हैं 3 and 9, 9 is here, 3 is here. Next point D. Next is 4 and 5. So 4 is here and 5 is here. So here we have E and the last is 5 is 0. This is what we have as F. अब मैं इन सारे कॉम्बिनेशंस को अगर जोड़ दूं तो देखो ये मैंने जोड़ दिए सारे कॉम्बिनेशन एंड दिस इज माई PPC कर्व। तो ये बन गया मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसकी शेप कैसी है, कॉनकेव। पढ़ा होगा ना आपने 10th में क्या होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स शेप, आपने पढ़ा है ना, ग्लासेस पढ़ते हैं, आई के बारे में जो सेटिंग पढ़ते हैं हम, तो उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स 2 साइड्स होती है। तो ये वही बता रहा है, चश्मे में भी ऐसा होता है। तो कॉनकेव बना, क्यों बना, क्योंकि रेट ऑफ डिक्लाइनिंग इज हेयर। जैसे जैसे हम कॉम्बिनेशन बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन ऑफ वीट बढ़ाते जा रहे हैं, वॉच की सैक्रिफाइस रेट बढ़ती जा रही है। इसी कारण से ये PPC कैसा बन गया, कॉनकेव। इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखना ध्यान से, मैं ऐसे खड़ी हूं, लेफ्ट मेरा लेफ्ट एंड राइट, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसका की फीचर है, इट इज कॉनकेव इन द शेप एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, PPC हमेशा कॉनकेव होता है। ये बन गई मेरी बाउंड्री, यही मेरे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, और हर एक कॉम्बिनेशन को बढ़ाने में मेरी रेट डिक्लाइन हो रही है। अब कैसे हमने इसको पता किया, इसके लिए हमारे पास लगता है एक लॉ जिसको हम बोलते हैं MRT लॉ। अब ये बनता कैसे है, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। कैसे बनाइए, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। ये क्या कह रहा है, डेल्टा Y गेन, और डेल्टा X क्या कह रहा है, सॉरी डेल्टा Y क्या कह रहा है, लॉस, और डेल्टा X क्या कह रहा है, गेन। तो X क्या है, ये जो गेन दी यूनिट ऑफ वीट, वी आर लूजिंग द यूनिट ऑफ वॉच, और ये रेट देखो डाउन होती जा रही है। अगर मैं डेल्टा Y लूं, पहले पे नहीं निकलेगी, सेकंड पे आ जाऊं, कितना सेक्रीफाइस, डेल्टा Y 1 और डेल्टा X 1 इक्वल्स टू 1:1।
सेकंड पे जाऊं, कितना सेक्रीफाइस 2, कितना बढ़ा 1, लॉस 2 का, इंक्रीज 1 का, क्या बन गया रेशियो 2:1। नेक्स्ट पे जाऊं 3, कितना सेक्रीफाइस 3, कितना गेन हुआ 1, क्या रेशियो बना 3:1। नेक्स्ट 4 सेक्रीफाइस 1 गेन 4:1, सो ऑन। सो हेयर वी हैव 5:1। अब आप देखिए ये जो रेट है, हर बार रिसोर्सेज की एफिशिएंसी डिक्लाइन हो रही है, तो हमारी जो रेट है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द कर्व नेम इज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, right? Why it is transformation? Resources are transformed from wash to wheat, wheat wash से निकाल के wheat में लगा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसलिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, हमारी एफिशिएंसी प्रोडक्शन की खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हर बार प्रोडक्शन को इतना हमें निकालना, हर बार इतनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है वॉच की, तब जाके हम वीट की कितनी यूनिट, हमेशा एक यूनिट ही बढ़ा पा रहे हैं, यानी एक यूनिट, सिर्फ एक यूनिट बढ़ाने के लिए वीट की हमें वॉच की कितनी ज्यादा यूनिट हर स्टेप में सेक्रीफाइस करनी पड़ी, तब जाकर के ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तैयार हो पाया विथ लिमिटेड रिसोर्स अनलिमिटेड टेक्नोलॉजी। द शेप ऑफ द कर्व इज कॉनकेव, ये बनते हैं हमारे इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स, सो दैट यू कैन इजीली लर्न इट। एंड द लास्ट वन, राइट, हियर यू गॉट इट। सो दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये मैंने आपको इसलिए इस तरह समझाया कि आपको कर्व की बात समझ में आए कि ये क्यों इस तरह से बन रहा है, क्यों कॉनकेव है, क्यों ऐसा है। अब आप जब भी ड्रॉ करेंगे एग्जाम में, कभी भी इसको बनाने जाए या कभी भी इसको प्रैक्टिस लें, कुछ नहीं करना है, फ्री हैंड कर्व बनाना, इसकी शेप हमेशा कैसी होती है, कॉनकेव, सिंपल। समझ में आया यहाँ तक? बहुत अच्छा समझ में आया। पूरे चार्ट को वापस से आप ड्रॉ कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करिए, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, राइट। सो हियर दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जो मैं आज यहाँ पे छोड़ रही हूँ वो क्या है, एमआरटी। क्या निकाला मैंने, एमआरटी। तो ये एमआरटी का कंसेप्ट विद कॉन्ट्रास्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट I will continue in my next video. So write down. Alright student, so here one more explanation I want to give you. जब हमने ये पूरी टेबल बनाई, इसको हम बोलते हैं शेड्यूल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, व्हाट यू विल राइट, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ possible combination of two goods which can be produced with given resources and technology is called production possibility schedule. और जब कर्व पूछा जाता है, फ्रंटियर पूछा जाता है, बाउंड्री पूछी जाती है, तब क्या बोलेंगे, production possibility curve is the graphical representation of two goods which are produced in the economy using given resources and technology. राइट तो दो गुड्स का प्रोडक्शन का पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो एक इकोनॉमी अपने गिवन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी के साथ बना रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और इसमें जब हम सारणी यानी टेबल यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम शेड्यूल। तो ये आपका पूरा आज का डिटेल है। नेक्स्ट वीडियो में हम एमआरटी को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।